हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्था एंड मरियम। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है और हिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है आज का, चैप्टर 1 फर्स्ट फार्मर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जो है बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन के बारे में। इस वीडियो का पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये ओवरव्यू देख लेते हैं। पहली बात जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है शॉर्ट समरी ऑफ प्रीवियस वीडियो, यानी कि जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसका एक छोटा सा समरी देखेंगे। दूसरी, अंडरस्टैंडिंग द चेंज फ्रॉम हंटर टू अ फार्मर, यानी कि इंसान कैसे एक हंटर से एक फार्मर बना, उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तीसरी पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है लास्ट ग्लेशियल पीरियड के बारे में। और चौथी पॉइंट है बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, कैसे आखिरकार जो हमारे इस चैप्टर का नाम है बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन, वही हम जानेंगे कि आखिर कैसे फार्मिंग शुरू हुई। शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिवर वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। रिवर वैली सिविलाइजेशंस यानी कि वो बस्तियाँ जो किसी नदी के किनारे पर बनाई जाती हैं। तो जो 4 सिविलाइजेशंस हमने पढ़ी थी उसमें पहली है मेसोपोटामिया, जो कि बनी है रिवर यूफ्रेट्स और टिग्रिस के पास। दूसरी है इजिप्ट, जो कि बनी है रिवर नाइल के पास। और तीसरी है चाइना, जो है हुआंगी रिवर के तट पर। और जो आखिरी सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी वो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि रिवर सिंधु और उसके अलावा और कई नदियों के पास बनी हुई है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा रिव्यू हमारे पिछले वीडियो का। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पर इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन के बारे में आज। इसे हम 3 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है ट्रांजिशन ऑफ मैन, जिसमें हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इंसान की ज़िंदगी में चेंजेस आए। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है लास्ट ग्लेशियल पीरियड, यानी कि आइस एज के बाद का समय। इस टाइम में बहुत सारे मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे और इसी के बाद शुरू हुआ था कल्टीवेशन का प्रोसेस, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन ऑफ मैन से। ट्रांजिशन ऑफ मैन में हम देखेंगे कैसे इंसान की ज़िंदगी एक हंटर से एक फार्मर तक आई। इस ट्रांजिशन को, इस चेंज को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो स्टोन एज एरा समझना होगा। एक और बात, ये जो ट्रांजिशन था इससे कई हज़ार साल लगे थे। ये कोई 1-2 दिन या 2-3 साल का चेंज नहीं था। इस चेंज को आने में कई हज़ार साल लग गए थे। तो स्टोन एज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टोन एज जो है वो 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, 3 अलग अलग एजेस में बंटा हुआ है। जो सबसे पहली एज है वो है पेलियोलिथिक एज, दूसरी है मेसोलिथिक एज और तीसरी है नियोलिथिक एज। ये इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। ट्रांजिशन ऑफ मैन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कैसे इन तीनों एजेस में इंसान के लाइफ में चेंजेस आए। देखते हैं। जो पैलियोलिथिक एज है उसमें इंसान एक नोमैडिक लाइफ जिया करता था। नोमैडिक का मतलब है या तो वो बहुत छोटे ग्रुप्स में रहता था और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करता था। दूसरा जो पैलियोलिथिक एज की बात है वो है शार्पलेस स्टोन टूल्स। क्योंकि हम स्टोन एज एरा की बात कर रहे हैं तो ये बता दो कि स्टोन एज इसलिए कहा जाता है इस पीरियड को क्योंकि इसमें स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। तो जब पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स बनाए जाते थे वो बिल्कुल शार्पलेस स्टोन टूल्स होते थे, यानी कि उन टूल्स में कोई धार नहीं होती थी और ना ही कोई उनका आकार हुआ करता था। अब क्योंकि इनमें कोई धार नहीं थी, कोई आकार नहीं था, इसके लिए इन टूल्स का काम भी बहुत लिमिटेड हो गया था। इंसान अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ हंटिंग कर पाता था इन टूल्स की वजह से, क्योंकि उसके पास कोई शार्प टूल्स या प्रोग्रेसिव टूल्स नहीं थे। आगे देखते हैं हम पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज में इंसान की लाइफ में क्या चेंजेस है। तो सबसे पहला चेंज था वो था लाइफस्टाइल का। जहाँ पहले इंसान एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीता था, जैसे कि मैंने बताया। नोमैडिक लाइफस्टाइल में इंसान बहुत ज़्यादा माइग्रेट करता था और बहुत छोटे ग्रुप्स में रहता था। वहीं मेसोलिथिक एज में अब इंसान एक सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीने लगा था। इंसान छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाने लगा था, ज़्यादा लंबे समय के लिए एक जगह पे रहने लगा था।
एक तरह से कह सकते हैं इस एरा में विलेज सेटलमेंट्स आई और इसी एरा के एंड में बनने लगी रिवर वैली सिविलाइजेशंस भी, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अब दूसरा चेंज जो था वो था टूल्स का चेंज। जहाँ पैलियोलिथिक एज में एकदम शार्पलेस और शेपलेस टूल्स बनते थे, वहीं अब टूल्स में एक सोफिस्टिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। टूल्स पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए, उनमें एक धार आ गई, एक शार्प आ गई। दूसरा, ये टूल्स माइक्रोलिथिक्स हुआ करते थे, यानी कि ये टूल्स हमारे नेल से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है, जिसका मतलब माइक्रो का मतलब है स्मॉल और लिथिक्स यानी कि स्टोन का। जो तीसरा चेंज था वो था इंसान की लाइफस्टाइल में, उसके सर्वाइवल में। जो इंसान खाने के लिए पहले सिर्फ हंटिंग किया करता था, अब उसने अपने टूल्स के आए प्रोग्रेस की वजह से हार्वेस्टिंग और फिशिंग भी शुरू कर दी थी। तो अब तक हमने देख लिए पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज में आए हुए इंसान की लाइफ के चेंजेस को। अब हम देखते हैं नियोलिथिक एज में क्या नए चेंजेस आए थे। जो सबसे पहला चेंज था वो लाइफस्टाइल चेंज था, जिसमें सेमी नोमैडिक से इंसान अब एक विलेज सेटलमेंट में आ गया, यानी कि अब इंसान एक परमानेंट बस्ती बनाने लगा। फिर से आप देख लीजिए, पैलियोलिथिक एज में इंसान एक नोमैडिक यानी कि एक माइग्रेटिंग लाइफ जीता था, जबकि मेसोलिथिक एज में सेमी नोमैडिक लाइफ जीता था, यानी अब इंसान थोड़ा और एक ही जगह पे रहने लगा था। और नियोलिथिक एज में अब विलेज सेटलमेंट्स आ गई, यानी कि एक बहुत लंबे समय के लिए या यूँ कह लीजिए परमानेंटली इंसान ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था। दूसरी पॉइंट है टूल्स की। पैलियोलिथिक एज के टूल्स जहाँ शार्पलेस होते थे, वहीं मेसोलिथिक एज में अब माइक्रोलिथ्स और शार्प टूल्स बनने लगे। जैसे कि मैंने बताया, फार्मिंग शुरू हो चुकी थी और इसी की वजह से अब इंसानों ने शुरू कर एक इम्प्रूवमेंट आ गई थी फार्मिंग की टेक्निक्स में। अब इंसान नए नए हथियार बनाने लगा, नए नए टूल्स बनाने लगा, ताकि वो और अच्छे से फार्मिंग कर सके। तीसरी पॉइंट जो है, फार्मिंग डेवलप्ड एज एन ऑक्यूपेशन। नियोलिथिक एज में फार्मिंग एक ऑक्यूपेशन बन गई। मैन स्टार्टेड टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंसान एक लंबे समय के लिए एक ही जगह पर रहने लगा था। Apparently, already settled river valley civilizations made a platform for initiating the onset of Neolithic age and beginning of cultivation. जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, रिवर वैली सिविलाइजेशंस क्यों बसी थी, क्योंकि वहाँ जहाँ पानी था वहाँ लोगों ने बस्तियाँ बना ली थी। अब इन्हीं की वजह से कल्टीवेशन की शुरुआत भी हुई थी। पहले तो इंसान उस जगह पे सिर्फ इसीलिए रहता था क्योंकि वहाँ पानी था, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की फार्मिंग में, तो पानी के साथ साथ उसकी टेक्निक्स भी काम आई नियोलिथिक एज की शुरुआत में और कल्टीवेशन की शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं, अब हम फैक्टर्स को समझते हैं, वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से फार्मिंग की कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी। देखिए, एक बात कॉमन होती है बहुत, और बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कुछ भी हमें शुरू करना है तो उसकी शुरुआत के लिए हमारे पास अवेलेबल फैक्टर्स या अवेलेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हमारे काम को पूरा करें। तो कल्टीवेशन की शुरुआत के लिए या फार्मिंग करने के लिए वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं और उनमें से हमने अब तक कितने पढ़े हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेक्निक ऑफ फार्मिंग एंड प्रोग्रेस इन टूल्स। कल्टीवेशन या फार्मिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो इंसान का होना ज़रूरी है, दूसरा टूल्स का होना ज़रूरी है, और तीसरा पानी का होना ज़रूरी है। अब तक हम इस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे टूल्स की प्रोग्रेस हुई थी और कैसे टूल्स एक सिंपल शेपलेस से एक फार्मिंग के लायक टूल्स बनते गए। दूसरा जो फैक्टर है वो है पानी का। तो जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, रिवर वैली सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि टूल्स तो हैं और पानी भी है। जो तीसरा फैक्टर था वो था लास्ट ग्लेशियल पीरियड, वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं कि आखिर ये लास्ट ग्लेशियल पीरियड ने कैसे कंट्रीब्यूट किया कल्टीवेशन की शुरुआत का। तो अब हम समझते हैं आइस एज और लास्ट ग्लेशियल पीरियड को। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आइस एज का मतलब क्या होता है। आइस एज का मतलब होता है व्हेन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विथ शीट ऑफ आइस।
आइस एज वो समय था जब दुनिया की ज़्यादातर ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी। लास्ट ग्लेशियल पीरियड केम टू एन एंड अबाउट 10,000 to 11,000 ईयर्स अगो। इसी के साथ आइस एज में जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड आया था वो करीबन ख़त्म हुआ कब, कितने हज़ार साल पहले? 11,000 या 10,000 साल पहले। आइस एज के ख़त्म होने के साथ एक नया इपोक क्या होता है? इस इपोक का हिस्ट्री में मतलब है एक ऐसा टाइम ब्रैकेट जो इम्पॉर्टेंट है किसी स्पेशल इवेंट की वजह से। तो जो नया इपोक आया था वो था होलोसीन का। अब ये होलोसीन का पीरियड इम्पॉर्टेंट क्यों था और इसने कैसे कल्टीवेशन में कंट्रीब्यूट किया, इसे भी देखते हैं इस वीडियो में आगे। एंड ऑफ ग्लेशियल पीरियड एंड होलोसीन। जो ग्लेशियल पीरियड का एंड था वो उस समय हुआ था जब पैलियोलिथिक एज का एंड हुआ था, और उसी के साथ शुरू हुआ था होलोसीन का पीरियड भी। तो होलोसीन के पीरियड में क्या क्या हुआ था ये आगे देखते हैं। जो सबसे पहली पॉइंट है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस की। देखिए, ग्लेशियल पीरियड मतलब पूरी धरती पर सिर्फ बर्फ़ थी, पर जैसे जैसे ये ग्लेशियल पीरियड ख़त्म होने लगा तो धरती पर एक तरह से गर्मी बढ़ने लगी और उसी के साथ जो भी कुछ सारी आइस थी वो मेल्ट होने लगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और अभी भी कहा, ग्लेशियल पीरियड का एंड तब था जब पैलियोलिथिक एज एंड हुआ था। मेसोलिथिक एज में इंसान ने क्लाइमेटिक चेंजेस को ऑब्जर्व किया था और उसी के साथ अपने आप को एडजस्ट भी किया था। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और यही कारण था मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस का, क्योंकि ग्लेशियल पीरियड ख़त्म हो चुका था। अब इसी समय में कई सारे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होने लगे, कई सारे जानवरों की प्रजातियाँ ख़त्म हो गई, जैसे कि मैमोथ की फ़ोटो आप हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तीसरी पॉइंट जो थी इम्पॉर्टेंट है वो है बहुत सारा खाना अवेलेबल था। अब इसका क्या रीज़न था? पहले तो खाना कितना अवेलेबल था? पहले तो उसमें सी फूड बहुत था। दूसरा, नेचुरली बहुत सारे फ्रूट्स और सीरियल्स ग्रो हुए थे। और तीसरे थे बहुत सारे छोटे जानवरों की आबादी का होना। क्योंकि पानी का लेवल आइस मेल्ट होने की वजह से पानी का लेवल बढ़ गया था, इसलिए अब मराइन लाइफ भी बहुत बढ़ गई और इसलिए सी फूड खाने के लिए बहुत था। दूसरा, इसी पीरियड में मेसोलिथिक एज में बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारे फ्रूट्स नेचुरली भी ग्रो हुए थे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कल्टीवेशन की शुरुआत हुई। तीसरा, एम्पल ऑफ स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि पानी था, खाना था, तो बहुत सारे छोटे एनिमल्स जैसे कि गोट या शीप लोगों के लिए फूड के लिए अवेलेबल थी। अब हम आगे देखते हैं कि इस होलोसीन पीरियड में ग्लेशियल पीरियड के ख़त्म होने के बाद टूल्स कैसे थे और कल्टीवेशन कैसे हुई। अब हम ज़रा होलोसीन पीरियड के टूल्स को समझ लेते हैं। जो होलोसीन पीरियड के टूल्स थे वो एक तरह के माइक्रोलिथिक टूल्स थे। माइक्रोलिथिक मैंने आपको पहले भी बताया, वो टूल्स जो बहुत ही छोटे होते थे। अब आप देख सकते हैं वो टूल्स जो होते थे वो ब्लेड्स हुआ करते थे जो हमारे फिंगर नेल जितने छोटे होते थे। ये टूल्स बनाए कैसे जाते थे? इन टूल्स को इतना बारीक से शार्प किया जाता था कि उनके ब्लेड्स बन जाएं, लेकिन वो इतने छोटे हो जाते थे क्योंकि साइज़ हमारे फिंगर नेल जितनी हो जाती। तो इतने छोटे नेल साइज ब्लेड्स को यूज़ कैसे किया जाए? तो उसका प्रोसेस होता था हाफ्टिंग का प्रोसेस। देखिए, हाफ्टिंग वो प्रोसेस है जब हम किसी भी चीज़ को फिक्स कर सकते हैं एक ग्लू या रोप से। तो ये टूल्स किस तरह के होते हैं, एक आइडिया आपको बता देती हूँ, समझ लीजिए। ये एक तरह का टूल बनाया गया छोटा सा शार्प करके। अब इतने छोटे टूल को यूज़ कैसे किया जाए? तो वो लोग क्या करते थे, किसी बड़े से बोन या वुड के टुकड़े पर एक लंबी स्टिक पर उसको रोप से बांध दिया करते थे। तो इस तरह से एक एरो हेड बन जाता था। एरो हेड के फ़ोटोग्राफ्स आप हमारे टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। और इसी तरह के और कई सारे टूल्स बनाए गए थे जो फिशिंग, हंटिंग या फिर हार्वेस्टिंग के भी काम आए। अब जब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम आगे देखते हैं कि इस पीरियड में कल्टीवेशन कैसे शुरू हो गया। तो देखते हैं कल्टीवेशन कैसे शुरू हो गई। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे सीरियल्स और फ्रूट्स नेचुरली ग्रो हुए थे
तो इन फ्रूट्स और सीरियल्स को हार्वेस्ट करने के प्रोसेस में इंसान ने सिस्टमेटिक कल्टीवेशन को सीख लिया था। एक सिस्टम से कैसे खेती की जाती है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है किसी भी अनाज को, ये इंसान ने नेचुरली ग्रोन को हार्वेस्ट करते करते सीख लिया था। दूसरा, नेक्स्ट क्या हुआ, जो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री का प्रोसेस था वो सिर्फ इवॉल्व ही होता रहा। तीसरी पॉइंट, फार्मिंग प्रोसेस लेड टू परमानेंट सेटलमेंट्स। ऐसा क्यों? देखिए, फार्मिंग प्रोसेस में इंसान को अपनी लैंड के पास, कल्टीवेटेड लैंड यानी कि अपने खेतों के पास रहना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जैसे इंसान ने फार्मिंग करना शुरू किया, उसने एक जगह पर रहना भी सीख लिया। उसे अब दूर कहीं जाना नहीं पड़ता था अपने खाने की तलाश में, क्योंकि अब फार्मिंग भी आ गई थी और परमानेंट सेटलमेंट्स भी हो गई थी। और इसी के साथ शुरू हुई नियोलिथिक एज। तो ये जो सारा प्रोसेस था, इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक बेस बना दिया नियोलिथिक एज की शुरुआत का। क्योंकि ये सब कब हुआ? देखिए, ग्लेशियल पीरियड कब आया? जब पैलियोलिथिक एज एंड हो रहा था। उसके बाद टूल्स कब बने और फार्मिंग कैसे शुरू होने लगी? जब मेसोलिथिक एज चल रहा था। और इन्हीं सारे चीज़ों ने मिलकर के एक ग्राउंड बना दिया नियोलिथिक एज की शुरुआत के लिए। और इसी के साथ शुरू हुई बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन। सो लेट्स कंक्लूड आवर वीडियो। आइए हम देख लेते हैं कि फार्मिंग या कल्टीवेशन को किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और उस बारे में हिस्ट्री का क्या कहना है। तो जो सबसे पहले चीज़ फार्मिंग को चाहिए वो है सेटलमेंट ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि अगर फार्म है, कोई कल्टीवेशन है, तो उस लैंड की देखभाल के लिए या उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए इंसान का वहाँ हमेशा के लिए रहना ज़रूरी है। हिस्ट्री क्या कहती है? नियोलिथिक एज में इंसान एक परमानेंट सेटलमेंट बनाने लगा था और लंबे लंबे समय के लिए एक जगह रहने लगा और अब खाना लेने के लिए भटकता नहीं था। दूसरी चीज़ जो फार्मिंग को चाहिए वो है पानी का एक सोर्स। उसके लिए हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री में है कि ग्लेशियल पीरियड ख़त्म हो चुका, यानी कि ग्लेशियल पीरियड में जो भी बर्फ़ थी वो सब पिघल गई और पानी का लेवल अब बढ़ गया। इसी के साथ जहाँ पानी का लेवल बढ़ा, जहाँ रिवर्स आने लगी, वहाँ सिविलाइजेशन भी बनने लगी। ये बात हम अपने प्रीवियस वीडियो या पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो फार्मिंग को चाहिए वो है टूल्स। एक अच्छे टूल्स का होना ज़रूरी होता है। हिस्ट्री इस बारे में क्या कहती है? टूल्स की जो टेक्निक थी वो प्रोग्रेस करने लगी थी। जहाँ पैलियोलिथिक एज के टूल्स बिल्कुल शेपलेस थे, अब वही टूल्स शार्प हो गए और अच्छे टूल्स होने की वजह से फार्मिंग अच्छी हुई। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, बट दिस इज़ नॉट द एंड, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 3 मेरे चैनल पर बहुत जल्दी होगा। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।